सो हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस वन वर्ड से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में न केवल आपको 20 वन वर्ड सीधे सीधे सीखने के लिए मिलेंगे, बल्कि ऑप्शंस के जो मीनिंग है वो भी आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस सेशन में मोर देन 100 वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। आइए हम सेशन शुरू करते हैं। और पहला हमारा जो फ्रेज है वो है ए फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग। इंटेंस होता है अत्यधिक या फिर प्रचंड तीव्र, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। लॉन्गिंग होता है चाहत, किसी को अपनाने की या किसी को पाने की जो इच्छा होती है। तो इसका जो हिंदी मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा किसी चीज़ के लिए या किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा। उसको क्या बोलेंगे? पहला है यर्निंग, दूसरा है एप्थी, तीसरा है सटाइटी, चौथा है ग्रेटिफिकेशन। देखिए इनका चारों का मतलब सबसे पहले समझते हैं कि गूगल बाबा कहते क्या हैं, वहाँ से देखते हैं। यर्निंग होता है ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग, एक बहुत मजबूत या एक बहुत तीव्र इच्छा किसी चीज़ के लिए। ये अपना आंसर हो सकता है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी देखेंगे। एप्थी होता है उदासीनता, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है द फीलिंग ऑफ नॉट इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग। किसी चीज़ में रुचि ना होने का फीलिंग, या फिर किसी में जो है एंथुजियास्टिक होता है उत्साही किसी चीज़ के बारे में ना होने की जो फीलिंग्स होती हैं उसको एप्थी बोला जाता है। सटाइटी निकल के आता है वर्ड सेट से, SATE। इसका मतलब होता है फुल्ली सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा संतुष्ट या पूर्ण रूप से संतुष्ट। तो सटाइटी का मतलब भी वही हो जाएगा, द फीलिंग और स्टेट ऑफ बीइंग सेटेड। फुल सेटिस्फाइड होने की अवस्था को सटाइटी बोला जाता है। ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा प्लेजर, स्पेशली व्हेन गेन्ड फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डिज़ायर। कोई आनंद, और विशेषतः वो आनंद जो कि किसी इच्छा की पूर्ति होने पर प्राप्त होता है। जैसे कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जो आनंद प्राप्त होगा वो कहलाया जाएगा ग्रेटिफिकेशन। तो ग्रेटिफिकेशन को आप हिंदी में समझ सकते हैं संतुष्टि होता है। अब आप खुद सोचिए कि किसी चीज़ को पाने की लालसा के लिए चारों में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऑब्वियसली जो ऑप्शन फर्स्ट है वही अपना आंसर है। अगला है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। ओरिजिनली मतलब मूल रूप में, तो उन्हीं शब्दों में जिनमें कि कोई चीज़ मूल रूप में यूज़ की गई थी, मतलब काइंड ऑफ कॉपी करना ना, तो उसको बोलेंगे क्या? वर्बैटिम, ऑफ बीट, डाइवर्जेंट या फिर कॉन्ट्रेरी। सबसे पहले इनके चारों के मतलब समझते हैं। वर्बैटिम होता है एग्जैक्टली एज इट वाज स्पोकन और रिटन, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि बोला गया था या कहीं लिखा हुआ था, तो उसी की कॉपी, वो होता है वर्बैटिम। ऑफ बीट होता है अनयूजुअल, असामान्य। डाइवर्जेंट होता है डिफरेंट, बिल्कुल अलग। और कॉन्ट्रेरी होता है अपोजिट, बिल्कुल उसके विपरीत। तो जो अपना आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, विच इज वर्बैटिम। अगला है ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, जो स्वीकृत राय हैं, जो आम धारणाएं हैं, उनको क्वेश्चन करने वाला या उन पे प्रश्न चिन्ह, उन पे संदेह करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? पहला है एडहिरेंट, दूसरा है स्केप्टिक, तीसरा है जेलट और चौथा है डिसिपल। एडहेरेंट होता है किसी विचारधारा का समर्थक व्यक्ति, कोई पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा हो सकती है, कोई धार्मिक विचारधारा हो सकती है, तो उसके लिए बोला जाता है एडहियर। एडहियर, ये जो HADHERE, इसका मतलब ही पालन करना होता है, किसी की बात का अनुसरण करना। तो वहीं से निकल के आता है वो व्यक्ति जो कि किसी विचारधारा का समर्थक हो। स्केप्टिक होता है जो संदेह करता हो, और जेलट होता है कट्टरपंथी। और जो ये फोर्थ है डिसाइपल, इसको प्रोनाउंस किया जाता है, इसका मतलब होता है चेला, विशेषतः किसी धार्मिक गुरु का चेला, उसको डिसाइपल बोला जाता है। अब गूगल इंग्लिश में क्या कहता है वो देख लीजिए एक बार। एडहिरेंट होता है समबडी हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर आइडिया, कोई किसी निश्चित विचार का जो समर्थक हो वो होता है एडहिरेंट। स्केप्टिक, अ पर्सन हु डाउट्स दैट समथिंग इज ट्रू, राइट, एटसेट्रा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि
किसी बात पर संदेह करता है कि क्या ये सही है या फिर नहीं। जेलेट हम पढ़ ही चुके हैं, कट्टरपंथी, अ पर्सन हु इज़ वेरी एंथुजियास्टिक एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग बिलीफ स्पेशली अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा उत्साही हो, अति उत्साही जो हो और उसके बहुत कट्टर विचार हों, विशेषतर धर्म और राजनीति के बारे में। डिसाइपल होता है ए पर्सन हु फॉलोज अ टीचर स्पेशली अ रिलीजियस वन, धार्मिक गुरु का चेला। तो अपना जो सही आंसर है वो है स्केप्टिक। ए पर्सन इंक्लाइंड, एक ऐसा व्यक्ति, इंक्लाइंड होता है झुकाव या झुका हुआ, तो एक पर्सन जो जिसका झुकाव हो आम धारणाओं पे क्वेश्चन करने में, वो हो जाएगा स्केप्टिक। अगला है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इसका जो मतलब है वो समझ लीजिए पहले। स्ट्रॉन्ग मतलब कठोर या फिर कट्टर, और फीलिंग मतलब विचार या धारणा। तो ऐसे धारणाएं विचार दिखाने वाले को क्या बोलेंगे? मीक, वीएमेंट और एपथेटिक या फिर इम्पोर्टेंट। मीक होता है जिससे आप अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं, दब्बू जिसको बोला जाता है। वीएमेंट होता है उग्र, एपथेटिक होता है उदासीन, इम्पोर्टेंट होता है जिसके बस की कुछ नहीं होता, शक्तिहीन। अब चारों के मतलब समझते हैं इंग्लिश में। मीक का मतलब है क्वाइट, ये वाला क्वाइट जो है वो होता है शांत, एंड डूइंग व्हाट अदर पीपल से, और वो करने वाला जो कि दूसरे लोग कहते हैं, विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, बिना कोई प्रश्न पूछे। वीएमेंट होता है शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफन निगेटिव, कभी कभार नकारात्मक फीलिंग लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने वाला। एपथेटिक होता है लैकिंग इंटरेस्ट और डिज़ायर टू एक्ट, जिसमें काम करने की इच्छा या फिर रुचि ना हो, यानी कि उदासीन जो हो। इम्पोर्टेंट विदाउट इनफ पावर टू इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन और टू चेंज थिंग्स, जिसके अंदर परिस्थितियों को प्रभावित करने की या चीज़ों को बदलने की पर्याप्त पावर ना हो। और इसका एक अलग मीनिंग भी होता है, उसको बोला जाता है नामर्द। तो अपना जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वीएमेंट। अगला है ए शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड होता है तलवार, तलवार के ब्लेड के लिए, जहाँ तलवार का ब्लेड रखा जाए उस मयान के लिए, शीथ का मतलब होता है मयान, तो उसके लिए वर्ड क्या होगा ये बताना है आपको। सबसे पहला है स्कैबर्ड, फिर है डिन्यूड, फिर है डाइवल्ज, फिर है एक्सपोज। चारों के मतलब समझिए पहले तो ना। स्कैबर्ड होता है ए कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड और डैगर, डैगर होता है चाकू, स्वॉर्ड होता है तलवार। यूजुअली मेड ऑफ लेदर और मेटल, सामान्यतः चमड़े या फिर धातु से बना हुआ। तो मयान ही होगा इसका मतलब भी, यही अपना सही आंसर है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी समझ लेते हैं। डिन्यूड होता है टू स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब उतार देना या खींच लेना, ऑफ ऑल कवरिंग और सरफेस लेयर, पूरी की पूरी जो आवरण है या फिर उसकी सतह की जो परतें हैं उनको खींच लेना या उतार देना। डाइवल्ज होता है टू टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट, किसी गुप्त बात का लोगों में बता देना, ठीक है। एक्सपोज हो जाएगा भंडाफोड़, टू शो समथिंग दैट इज यूजुअली हिडन, कुछ ऐसा दिखा देना जो सामान्यतः छुपा रहता है, भंडाफोड़ करना। तो जो अपना सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, अपने देश को धोखा देना या गद्दारी करने का जुर्म, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा ये देख लीजिए। ट्रेजन, फ्रैंकनेस, फिडेलिटी या फिर अलीजेंस। देखिए ट्रेजन होता है देशद्रोह, फ्रैंकनेस होता है स्पष्टता, फिडेलिटी होता है एक प्रकार का, आप ये मान करके चलिए कि जो जोड़ों में मतलब पति पत्नी के बीच में जो कि भाई हम तुमको धोखा नहीं देंगे, एक वर्ड मेरे लिए इसका ध्यान नहीं आ रहा है, तो आपस में जो निष्ठा की भावना रहती है उसको फिडेलिटी बोला जाता है। वहीं अलीजियंस होता है समर्थन। अब इंग्लिश में समझते हैं इनके मतलब। ट्रेजन होता है द क्रिमिनल एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू योर कंट्री, अपने देश को नुकसान पहुंचाने का जो है अपराध। फॉर एग्जाम्पल बाय हेल्पिंग इट्स एनिमी, उदाहरण के लिए देश के शत्रुओं की मदद करके। फ्रैंकनेस, स्पष्टता हमने बता ही दिया है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट इन स्पीच और राइटिंग, जो ओपन मतलब खुला हुआ और ईमानदार, स्पष्ट और ईमानदार होने का जो गुण है वो, और जो मुंह से निकले हुए शब्द होते हैं वो स्पीच हुआ, और राइटिंग जो लिखित में हो। फिडेलिटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, फेथफुल वो वर्ड है जो मेरे याद नहीं आ रहा था, तो फेथफुल होने की जो गुण है उसको बोला जाता है फिडेलिटी। वहीं अलीजेंस होता है समर्थन, सपोर्ट फॉर अ लीडर, गवर्नमेंट, बिलीफ एट्सेट्रा। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। अगला है
फेनेटिकल, फेनेटिक होता कौन है? वही कट्टरपंथी जिसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विचार हों, अगर एक शब्द की बात करी जाए तो कट्टरपंथी ही होगा। एंड अनकॉम्प्रोमाइज परस्यूट ऑफ आइडियल्स, कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि भाई आप परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं, लेकिन अनकॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा उसका उल्टा, जो बिल्कुल भी अपने आइडिया चेंज करने के लिए तैयार ना हो, ऐसा हो जाएगा अनकॉम्प्रोमाइज़। और आइडियल्स वही है विचार, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? नॉन पार्टीसन, जेलेटरी, न्यूट्रल या फिर अलूफ। चारों के मतलब पहले वो समझिए, फिर हम देखते हैं कि आंसर क्या हो सकता है इसका। नॉन पार्टीसन होता है नॉट बायस्ड और पार्टीसन, जो कि किसी की तरफ पक्षपात ना करे, वो होता है नॉन पार्टीसन। स्पेशली टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप, विशेष तौर पे किसी राजनीतिक समूह के प्रति जो बायस्ड ना हो, पक्षपाती ना हो, वो होगा नॉन पार्टीसन। जेलेटरी हमने पढ़ाई है, जेलेट से निकल के आता है। फेनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ रिलीजियस, पॉलिटिकल और अदर आइडियाज। फेनेटिकल मतलब ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेम ही है, शायद यहीं से उठा करके कॉपी किया गया था। न्यूट्रल है तटस्थ होना, न तेरी तरफ न मेरी तरफ, जो बीच में हो वो होता है न्यूट्रल। नॉट सपोर्टिंग और बिलोंगिंग टू आइदर साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, वार एट्सेट्रा, किसी विवाद में या झगड़े में किसी की भी तरफ, दोनों पार्टियों में से किसी की भी तरफ ना बैठने वाला न्यूट्रल होता है। अलूफ होता है नॉट फ्रेंडली टू अदर पीपल, जो दूसरों से बिल्कुल भी सामाजिक ना हो या दूर दूर रहने वाला। अलूफ मतलब दूर रहने वाला। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। अगला, सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न ऑफ अ परसीव्ड इंजरी। परसीव होता क्या है असल में? इंद्रियां होती हैं जो हमारी सेंसेस हैं, इंद्रियों के द्वारा जो जाना गया हो या जिसको देखा गया हो। सीकिंग टू हार्म समवन, किसी को चोट पहुंचाने का विचार, इन रिटर्न ऑफ, बदले में उसने जो आपको इंजरी दी थी, उसको क्या बोलेंगे? अफेबल, कॉर्डियल, वेंजफुल या फिर बिनाइन। देखिए अफेबल होता है मिलनसार, कॉर्डियल भी मिलनसार होता है, वेंज निकल के आता है रिवेंज से, तो रिवेंज का पता ही है आपको, बदला लेना, तो ये भी वही हो जाएगा। वेंजफुल मतलब बदला लेना, और बिनाइन हो जाता है भद्र, अच्छे लोग जिनको बोलते हैं। तो जो अपना सही आंसर है वो है वेंजफुल। लेकिन एक बार इन चारों के मतलब गूगल बाबा क्या कहते हैं वहां से देख लेते हैं। अफेबल, फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक टू, मतलब मित्रता पूर्वक जो हो और जिससे बात करना आसान हो। कॉर्डियल मिलनसार बता ही दिया है मैंने, प्लेजेंट एंड फ्रेंडली। वेंजफुल, हैविंग और शोइंग द डिजायर टू पनिश समबडी हु हैज कॉज्ड सम हार्म टू यू। होना या रखना ऐसी इच्छा, या किसी को दंडित करने की इच्छा होना या रखना जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है। बिनाइन होता है काइंड और जेंटल, दयालु या फिर सौम्य। तो अपना जो आंसर है वो है वेंजफुल। अगला, द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, आपूर्ति में कमी होने की अवस्था, उसको क्या बोलेंगे? प्लेथोरा, मिरियड, स्कैरसिटी, प्रोफ्यूजन। प्लेथोरा होता है प्रचुर मात्रा में, और मिरियड होता है अनगिनत, वहीं स्कैरसिटी होता है अभाव, कमी, और प्रोफ्यूज भी होता है हद से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा, प्रचुरता जिसको बोला जाता है। ये तीनों का मतलब तो सिमिलर है, प्लेथोरा, मिरियड और प्रोफ्यूजन, इसका नहीं है। तो ये अपोजिट है और ये तीनों जो हैं सिनोनिम है। तो अपना जो आंसर है वो यही है, स्कैरसिटी। ये सब इनके मतलब हैं। आप वीडियो को रोक करके इन सभी को पढ़ लीजिए, नहीं तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी PDF भी मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं और आंसर है इसका स्कैरसिटी। अगला, प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन। प्रोटेक्शन ऑफ के साथ समवन को पढ़िए और इसको एक साथ पढ़िए, इस प्रकार से आपके समझ में आएगा। किसी का संरक्षण या फिर किसी के ऊपर अथॉरिटी दिखाना, अधिकार दिखाना, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस, ट्यूटलेज, नॉन अलाइंड और अनएडेड। देखिए ऑटोनोमस होता है स्वायत्त, जो अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हो। ट्यूटलेज का मतलब वही होता है जो पूछा गया है। प्रोटेक्शन और अथॉरिटी ओवर समवन, संरक्षण इसको बोला जाता है। नॉन अलाइंड, जैसे कि आपने सुना होगा नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष, किसी भी जो गुट है, कोई भी जो ग्रुप है उसमें उसकी तरफ झुकाव ना होना, नॉन अलाइंड।
अनएडेड, एड होता है मदद और अनएडेड हो जाएगा बिना मदद। अभी देखते हैं इनके इंग्लिश में मतलब क्या है। ऑटोनोमस होता है इंडिपेंडेंट और हैविंग द पावर टू मेक योर ओन डिसीजंस, स्वतंत्र और जिसके पास पावर हो अपने खुद के डिसीजन लेने की। ट्यूटेलेज द स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड और कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन, कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरे व्यक्ति, देश अथवा संस्था के द्वारा प्रोटेक्शन या फिर नियंत्रण में होने की अवस्था। नॉन अलाइंड हो जाएगा नॉट प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर और रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम एनी ऑफ द पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में किसी भी जो ताकतवर देश है ना तो उससे मदद लेना और ना ही उसको मदद करना। अनएडेड हो जाएगा विदाउट एनी हेल्प। ट्यूटेलेज अपना आंसर है ही। अगला है ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्टिमिस्टिक होता क्या है? आशावादी होना। चाहे स्थिति खराब है लेकिन आशावादी लोग ये सोचते हैं, जो ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा और ऐसा होना भी चाहिए। पेसिमिस्ट इसका एंटोनिम होता है, तो पेसिमिस्ट होकर वैसे भी किसी का भला हुआ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, तो ऑप्टिमिस्ट रहने की ही हमको कोशिश करनी चाहिए। वापस से आते हैं इधर। ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली, अपेरेंटली होता है जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा हो, प्रत्यक्ष जो हो, तो प्रत्यक्ष मुश्किल परिस्थिति में भी आशावादी होने को क्या बोलेंगे? सैंग्विन, पैलेड, पेसिमिस्टिक या फिर सेलो। देखिए सैंग्विन होता है आशावादी, पैलिड होता है पीला पड़ना खासतौर से चेहरे का, पेसिमिस्ट निराशावादी और सेलो और पैलिड सिमिलर है, इसका मतलब भी होता है पीला पड़ना। इसका जो सही आंसर है आशावादी होना वो है ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड और फोर्थ तो इररिलेवेंट है और ये सिमिलर है, जबकि ये जो है ये इसका एंटोनिम है। मैंने आपको बताया ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक एक दूसरे के एंटोनिम है। अगला चलने से पहले इन सभी का मीनिंग देख लेते हैं। सैंग्विन चीयरफुल, होपफुल और कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, जो कि प्रसन्नचित हो, आशावादी हो और उसको भरोसा हो भविष्य के बारे में। पैलिड लाइट इन कलर स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से फीका पड़ जाना। पेसिमिस्टिक निराशावादी, नॉट ऑप्टिमिस्टिक। और सेलो हैविंग अ स्लाइटली येलो कलर दैट डज नॉट लुक हेल्दी, पीला पड़ जाना जो कि हेल्दी नहीं दिखाई देता। सैंग्विन अपना आंसर है। अगला कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स। कन्फर्मिटी होता क्या है? कंप्लायंस टू रूल्स और लॉज, अनुरूपता। तो तथ्यों की अनुरूपता को क्या बोला जाएगा? वेरासिटी, डिसीट, हाइपोथेसिस या फिर थियरी। चारों के मतलब समझते हैं। वेरासिटी होता है सत्यता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और करेक्ट, सत्य या फिर सही होने की अवस्था या सत्य या सही होने का गुण। डिसीट होता है डिसऑनेस्ट बिहेवियर, चालबाज व्यवहार या फिर बेईमान व्यवहार। हाइपोथेसिस होता है अनुमान पर आधारित विचार, एन आइडिया दैट इज सजेस्टेड, एक ऐसा विचार जो कि प्रस्तावित किया गया है एज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, किसी चीज की पॉसिबल उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके रूप में। बट हैज़ नॉट येट बीन फाउंड टू बी ट्रू और करेक्ट, लेकिन अभी तक उसको जो है सत्य या फिर सही नहीं पाया गया है। थियरी आपको पता ही है, एन आइडिया और सेट ऑफ आइडियाज दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन समथिंग, कोई विचार या फिर विचारों का समूह जो कि किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो अपना जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा वेरासिटी। अगला है सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट। डिस्कार्डेड होता है जिसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। सर्च करना एंड कलेक्ट करना एनीथिंग, जो कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट, जो कि बेकार समझ करके फेंका गया अपशिष्ट है, उससे, उसको बोलते क्या हैं या उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्कैवेंज, डिस्पर्स, डिसिपेट या फिर स्कैटर। चारों के सबसे पहले तो डेफिनेशन समझते हैं। स्कैवेंज होता है टू लुक फॉर फूड एटसेट्रा अमंग वेस्ट एंड रबिश, खाने आदि की तलाश करना, जो हमारे अपशिष्ट से उसमें तलाश करना। तो अपना आंसर हो सकता है, लेकिन पहले बाकी को भी तो एग्जामिन करेंगे। डिस्पर्स होता है टू सेपरेट एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग हो जाना और अलग होकर अलग अलग दिशाओं में चले जाना। डिसिपेट होता है धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो जाना, टू मेक समथिंग वीकर अंटिल इट डिसअपेयर्स। जैसे कि कोई दाग लगा हुआ है तो पहले उसको आप धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा साफ करते करते कि वो खत्म ही हो जाएगा।
स्कैटर होता है टू मूव अवे क्विकली इन डिफरेंट डायरेक्शंस, चारों दिशाओं में या अलग अलग दिशाओं में बिखर जाना। तो अपना जो सही आंसर है वो है स्कैवेंज। नेक्स्ट है एक्सेसिवली लेंथी स्पीच। एक्सेसिवली होता है अत्यधिक, और लेंथी जिसकी बहुत ज़्यादा लंबाई हो, और ऐसी स्पीच, बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच को क्या बोलेंगे? कंसीजन, वर्बियज, कर्ट या फिर सक्सिंट। चारों के मतलब समझते हैं पहले। कंसीजन होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग कंसाइज। कंसाइज संक्षिप्त होता है, तो कंसीजन का मतलब भी हो जाएगा संक्षिप्ति। वर्बियज होता है एक्सेसिवली लेंथी और टेक्निकल स्पीच और राइटिंग, तो अपना आंसर भी यही है। कर्ट होता है शॉर्ट एंड नॉट पोलाइट, छोटा और बेरुखा, नॉट पोलाइट मतलब बेरुखा। सक्सेंट हो जाएगा इन फ्यू वर्ड्स, तो ये तो इसका अपोजिट है और ये है इसका सिनोनिम, तो अपना आंसर भी ऑप्शन 2 ही है, वर्बियज। अगला है एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूलर्स और ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स एज अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी होता है संप्रभुता, जो कि अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र हो, वो कहलाई जाती है सॉवरेनिटी। जैसे कि हमारा देश जो है सॉवरिन कंट्री है, वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए। अब ये समझिए इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूलर ऑन सेरेमोनियल, सेरेमनी होते हैं समारोह, तो समारोह के जो अवसर हैं उन पर किसी राजा के द्वारा या शासक के द्वारा जो लेकर के चला जाता है ऑर्नामेंटेड स्टाफ एज अ सिंबल, जिससे कि उनकी संप्रभुता प्रदर्शित होती है, उसको बोलते क्या है? पहला ऑप्शन है स्पेक्टेकल, दूसरा है रिसेप्टेकल, तीसरा है सेप्टर और चौथा है ज़ेफर। चारों के मतलब समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे। स्पेक्टिकल होता है समथिंग दैट इज इम्प्रेसिव और शॉकिंग टू लुक एट, यानी कि प्रभावशाली दृश्य। रिसेप्टेकल होता है ए कंटेनर फॉर पुटिंग समथिंग इन, काइंड ऑफ कंटेनर को रिसेप्टेकल बोला जाता है, कोई प्रकार का डब्बा या मर्तबान। सेप्टर होता है ए डेकोरेटेड रोड कैरीड बाय अ किंग और क्वीन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स एज अ सिंबल ऑफ देयर पावर। अगर हिंदी में बात करी जाए तो हो जाएगा ये राजदंड, एक प्रकार का डंडा होता है जिसको पकड़ के कोई राजा या रानी चलते हैं किसी जो समारोही ओकेजन्स होते हैं अवसर उन पर। ज़ेफर होता है ए सॉफ्ट जेंटल विंड, एक मधुर और बहुत प्यारी सी या सौम्य हवा, उसको ज़ेफर बोला जाता है। तो अपना जो आंसर है वो है सेप्टर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड। हमला होने या फिर नुकसान पहुंचाने की अवस्था में एक्सपोज होना है ना, उसको क्या बोला जाएगा? विगर, वल्नरेबिलिटी, फोर्टिट्यूड या फिर क्लाउट। चारों के मतलब समझते हैं। विगर होता है स्ट्रेंथ और एनर्जी, ऊर्जा या फिर शक्ति। वल्नरेबिलिटी ओपननेस टू अटैक और हार्म, यानी कि जिसके ऊपर हमला या फिर आक्रमण किया जा सके या जो हमले या फिर आक्रमण के लिए खुला हो। फोर्टिट्यूड होता है सहनशक्ति, करेज और पेशेंस shown by somebody who is suffering from great pain or facing great difficulties। साहस और धैर्य किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिखाया गया साहस या शौर्य जो कि बहुत ज़्यादा दर्द या फिर बहुत बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा हो। हिंदी में अगर बात करें तो हो जाएगा सहनशक्ति। क्लाउट हो जाता है ए हार्ड हिट यूजुअली विद द हैंड, हाथ के द्वारा मारा गया एक जोरदार तमाचा या एक जोरदार मुक्का, वो होगा क्लाउड। तो अपना जो आंसर है वो है वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट है अ सोलम प्रॉमिस और अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग होता क्या है? ए फॉर्मल प्रॉमिस टू डू समथिंग, और सोलम होता है सिंसियर। तो एक सिंसियर प्रॉमिस या फिर एक सिंसियर अंडरटेकिंग, उसको बोलेंगे क्या? प्लेज, प्रतिज्ञा। डिसीट मतलब डिसऑनेस्ट बिहेवियर, अनुपयुक्त आचरण। मिथ होता है दंत कथा, और परजरी होता है झूठी गवाही। चारों के मतलब आप समझते हैं इंग्लिश में। प्लेज ए फॉर्मल प्रॉमिस और एग्रीमेंट, प्लेज को प्रतिज्ञा भी बोला जाता है, तो एक औपचारिक प्रॉमिस या फिर कोई समझौता। डिसीट डिसऑनेस्ट बिहेवियर, अनुपयुक्त या फिर बेईमान आचरण। मिथ मैंने बता ही दिया है,
दंत कथाएँ होती हैं। दंत कथाएँ होती क्या हैं? ए स्टोरी फ्रॉम पास्ट टाइम, पुराने समय से आई हुई एक कहानी, स्पेशली वन अबाउट गॉड्स एंड मैन ऑफ करेज, विशेषतः देवों के बारे में और जो साहसी लोग थे उनके बारे में। परजरी द एक्ट ऑफ टेलिंग अ लाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में झूठी गवाही देना परजरी हो जाएगा। तो अपना जो सही आंसर है वो है प्लेज। इंटरप्ट, रोक टोक करना या रुकावट पैदा करना। अ पब्लिक स्पीकर, जो कि लोग या लोगों के बीच में बोलने वाला हो। विद डिराइजिव होता है उपहासपूर्ण, मजाकिया, जिसका उपहास उड़ाया जाए। और अग्रेसिव होता है आक्रामक और या फिर उपहासपूर्ण कमेंट्स के साथ या फिर अब्यूज़ के साथ किसी पब्लिक स्पीकर को इंटरप्ट करना, रोका टोकी करना, उसको बोलते क्या है? पहला है हैकल, दूसरा है सूद, तीसरा है अले, चौथा है डल्सिफाई। हैकल अपना सही आंसर है, रुकावट पैदा करना। लेकिन सूद होता है शांत करना, कोई बहुत दुखी है उसका दुख कम करना। अलाय भी वही होता है, शांत करना। और डल्सिफाई होता है मीठा। समथिंग विच इज़ स्वीट। अभी चारों के मतलब समझ लेते हैं। टू इंटरप्ट अ स्पीकर एट अ पब्लिक मीटिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चन और रूड कमेंट्स, ठीक है। सूद, टू कम्फर्ट समबडी, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, कम करना। डल्सिफाई, टू मेक स्वीट। तो अपना जो आंसर है वो है हैकल। अगला, नोट बीइंग व्हाट इट परपर्ट्स टू बी। परपट होता क्या है? कोई विशेष अभिप्राय का आभास देना, मतलब वो है नहीं लेकिन उस प्रकार का दिखावा करा जाएगा कि इससे कुछ हमारा कोई स्पेसिफिक पर्पस निकल के हल हो सकता है। मतलब कोई चीज़ ना होना जबकि वो उस तरह का उससे आभास कराया जाए, तो उसको बोलेंगे क्या? लेजिटिमेट होता है कानूनी। पल्पेबल होता है जिसको के महसूस किया जा सके छू करके। एविडेंट होता है प्रत्यक्ष। और स्प्यूरियस होता है मिलावटी या फिर नकली। चारों के मतलब इंग्लिश में समझते हैं तब आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लेजिटिमेट, एक्सेप्टेबल, भाई कानूनी चीज़ को ही तो आप एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका दूसरा मतलब होगा एक्सेप्टेबल। पल्पेबल होगा दैट कैन बी टच्ड, जिसको कि छुआ जा सके। एविडेंट, क्लियर, जो स्पष्ट हो। टू द आई और माइंड, दिमाग और या फिर आँख के लिए जो स्पष्ट हो, दिखाई दे रहा हो। स्प्यूरियस होता है फॉल्स, ऑल्दो सीम टू बी जेन्युइन, जैसे कि नकली घी, वो देखने में तो घी ही दिखाई देगा लेकिन वो है क्या? वो है नकली। तो अपना जो इन चारों में से आंसर है वो क्या हो सकता है? नॉट बीइंग व्हाट इट पर्पट्स टू बी। क्या पल्पेबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो कुछ और ही है जो इसको हम छू सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या है कि भाई मान के चलो आपको कोई चीज़ बताई जा रही है घी बोल करके या फिर दूध बोल करके बताया गया कि ये दूध है, लेकिन वो असल में दूध जैसा दिख तो रहा है लेकिन वो है क्या? वो तो यूरिया का कुछ काइंड ऑफ उससे मिला हुआ पदार्थ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्प्यूरियस। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली। होली होता है पवित्र, तो पवित्र होने की अवस्था या फिर पवित्रता का गुण। पहला है एवरेज, जो कि होता है धन का लालची। बेसनेस होता है अधम, जो बिल्कुल निचले स्तर का हो। सैंक्टिटी होता है पवित्रता। और पार्सिमनी होता है थ्रिफ्ट, जो पैसे को देख देख करके खर्च करे। चारों के मतलब भी इंग्लिश में देख लेते हैं। एवरेज, एक्सट्रीम डिजायर फॉर मनी, धन लोलुप, जिसको बहुत ज़्यादा पैसों का लालच हो। बेसनेस, लैक ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, जिसमें नैतिक सिद्धांतों की कमी हो या फिर कह सकते हैं बैड कैरेक्टर, बुरा चरित्र जिसका हो। सैंक्टिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग होली, पवित्रता। पार्सिमनी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल विद मनी और रिसोर्सेज, पैसे या फिर संसाधनों के साथ में के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना। तो अपना जो सही आंसर है वो है सैंक्टिटी। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ समझ में भी आया होगा। अगर आप यहाँ तक हैं और मेरे ये शब्द सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये सब पसंद आया होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।